जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाली कहावत को तरुण गोयल ने घर जमाई होते हुए साबित कर दिया। अपनी गलत आदतों के चलते उस पर शैतान सवार हो गया था, जिसने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। 25 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कक्ष नंबर 6 में गहमा गहमी कुछ अधिक ही दिखाई दे रही थी। विशेष न्यायाधीश आज़ाद सिंह की अदालत में साल 2022 में फिरोजाबाद नगर में हुए बहुचर्चित कमला देवी मर्डर व लूट केस का फैसला आने वाला था। पूरे न्यायालय परिसर में पुलिस और अधिवक्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी उत्सुकता से फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फैसला आते ही उन्हें अपने लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो बनानी थी। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद शहर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ चूड़ियों के साथ ही कांच के अन्य सामान, लैंप, रंग बिरंगी खिलौने भी बनाए जाने लगे हैं। आर्यनगर घनी आबादी वाला मोहल्ला है। आर्यनगर मोहल्ले की गली नंबर 9 में अपने पुश्तैनी मकान में कोयला व्यापारी लोकेश जिंदल उर्फ बबली अपनी पत्नी शोभा, बेटे अर्पित और वृद्ध माँ कमला देवी के साथ रहते थे। असल कहानी 1 साल पहले शुरू होती है। उस दिन शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 का दिन था। अर्पित अपनी बुआ व चाचा के परिवार के सदस्य के साथ अपने घर से करीब 6 किलोमीटर दूर आसफाबाद स्थित डीडी भारत टॉकीज में फिल्म द कश्मीर फाइल का इवनिंग शो देखने गया था। घर पर उनकी 70 वर्षीय बूढ़ी माँ कमला देवी रह गई थी। वो भी अस्वस्थ चल रही थी, इसीलिए जाने से पहले उनकी देखभाल करने के लिए घर की नौकरानी रेणु शर्मा को फ़ोन करके बुला लिया गया था। दोपहर 2 बजे तक रेणु घर पे आ गई। रेणु के आते ही सभी लोग फिल्म देखने चले गए। रेणु को अभी आए मात्र 15 मिनट ही हुए थे कि घर की डोरबेल बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर नौकरानी रेणु ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर तरुण गोयल खड़ा हुआ था। रेणु उसे अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि तरुण घर का दामाद था। तरुण रेणु से बिना कुछ बोले ही कमला देवी के कमरे में चला गया। रेणु किचन में चाय बनाने लगी। उस समय कमला देवी सो रही थी। तरुण ने जैसे ही कमरे में रखी अलमारी को खोला, उसकी आहट सुनकर कमला देवी जाग गई और इस पर कमला देवी ने उसको टोकते हुए बोला, कौन है? तभी तरुण ने कहा, नानी कोई नहीं है, मैं हूँ। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा कि अलमारी क्यों खोल रहे हो? तभी तरुण ने कमरे में रखे पेचकस से कमला देवी के गले, छाती व पेट पर वार करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से कमला देवी की चीख निकल गई। उन्होंने शोर मचाया। इस पर तरुण ने वॉश बेसिन के शीशे को तोड़ दिया और उसके कांच से कमला देवी पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। हमले से बेड की चादर भी पूरी तरह से खून से लाल हो गई। आवाज़ सुनकर नौकरानी रेणु शर्मा कमरे में आ गई और कमला देवी को लहूलुहान देखकर तरुण पर जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, तरुण ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर तरुण ने कमला देवी को दबोच लिया और मारपीट करते हुए कांच के शीशे से उसके शरीर पर वार करके उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उस समय तरुण के सिर पर खून सवार था। तरुण ने रेणु की हत्या करने के लिए उसके गले में शीशा फंसा दिया, मगर रेणु गिड़गिड़ाई और पेट में पल रहे बच्चे की दुहाई देने लगी। इस पर तरुण ने रेणु को धमकी देते हुए कहा, मेरा नाम अपनी जुबान पर हरगिज मत लाना, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। अपनी जान बचाने के लिए रेणु ने उस समय तरुण की बात मान लेती है। कमला देवी की हत्या तथा नकदी जेवर लूटने के साथ ही नौकरानी रेणु शर्मा को गंभीर रूप से घायल करके तरुण गोयल शाम 4 बजे घर से निकल गया। कमला देवी की हत्या व अपने साथ हुए मारपीट से रेणु देवी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो उठी और रोते हुए पड़ोसी भाटिया जी को घटना की जानकारी दे दी। इस पर शाम 5 बजे भाटिया जी ने फ़ोन करके शोभा को जानकारी देते हुए बताया कि आप लोगों के घर पर कोई घटना हो गई है और आप लोग तुरंत चले आइए। इसी बीच किसी ने फ़ोन करके थाने में इसकी सूचना दे दी। हत्या व लूट की सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएचओ संजीव कुमार फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मामले की गंभीरता देखते हुए उन्होंने उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया। घर पर घटना होने की जानकारी मिलते ही घर वाले बुरी तरह से घबरा गए और फिल्म बीच में ही छोड़कर दौड़कर घर पर आ गए। घर पर भारी भीड़ व पुलिस को देखकर सभी के पसीने छूट गए। वो समझ गए कि घर पर कोई न कोई बड़ी घटना हो गई है। घर वाले जब कमला देवी के कमरे पर गए तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसी बीच पुलिस ने गंभीर रूप से घायल रेणु को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया।
इसी बीच एसएसपी आशीष तिवारी भी फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर सबूत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कमला देवी की मौत हो चुकी थी। कमरे में रखा सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी खुली थी, वॉश बेसिन का शीशा टूटा हुआ था। कमला देवी के गले, छाती व पेट पर चोट के भारी निशान थे। बेड के नीचे खून से सना हुआ एक तकिया भी पड़ा था। जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद कमला देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। में अर्पित जिंदल ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी मां, चाचा शोभा जिंदल, भाई चंदन अग्रवाल, चचेरी बहन आस्था आकांक्षा मित्तल के साथ 3 से 6 बजे फिल्म देखने गया था। उन्होंने बताया कि घर में रखी हुई करीब 70 से 75 हज़ार रुपये सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के व नोटों की गड्डी जो दादी अपने पास संभाल कर रखती थी, उसको कोई अज्ञात बदमाश घर में घुसकर दादी की हत्या कर लूट कर ले गया और साथ ही नौकरानी को घायल भी कर दिया। शहर के व्यस्त और तंग गलियों वाले आर्य नगर में दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली घटना ने उस समय सनसनी फैला दी। लोग घटना को लेकर तरह तरह का अटकलें लगाना शुरू कर दिए थे। कुछ का कहना था इस घटना में नौकरानी रेणु शर्मा का ही हाथ है। उसे आज ही कमला देवी की देखभाल के लिए घर वाले छोड़कर गए थे। उसके जाने के बाद ही घर में घटना हो गई। रेणु ने अनजान शख्स के लिए दरवाज़ा क्यों खोला? जितने मुँह उतने बातें होने लगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएसपी आशीष तिवारी ने इस सनसनीखेज घटना के खुलासे के लिए एसओजी व 3 थानों की 5 टीमों को गठित कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाश तक पहुंचने के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। कोयला कारोबारी लोकेश जिंदल घटना से करीब 15 दिन पहले व्यापार के सिलसिले में गुवाहाटी गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी शोभा व बेटा अर्पिता व मां कमला देवी ही थी। अर्पित अपनी मां, चाचा व बुआ के परिवार के साथ फिल्म देखने गया था। नौकरानी रेणु शर्मा उनके यहाँ कोई स्थायी रूप से काम नहीं करती थी। नौकरानी को ज़रूरत पड़ने पर ही बुलाया जाता था। बीच बीच में वह अपनी मर्जी से भी आती जाती थी। शुक्रवार को फिल्म देखने जा रहे थे, इसलिए कमला देवी की देखभाल के लिए उसे बुलाया गया था। ऐसा लग रहा था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को ये पहले से ही पता था कि घर वाले आज फिल्म देखने जाएंगे और घर की स्थिति को वो पहले से ही जानता था। सीसीटीवी खंगालने के बाद भी पुलिस टीम के हाथ खाली थे। पुलिस को अगर उम्मीद थी तो नौकरानी रेणु शर्मा से ही, क्योंकि वही मौके पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस रेणु से पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंची। तब तक रेणु पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी। रेणु ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि घर वालों के जाने के बाद लगभग 2:15 बजे घर की डोरबेल बजने लगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो 2 लोग बाहर खड़े थे और उन लोगों ने बाबूजी और अर्पिता को पूछते हुए घर के अंदर आ गए और अम्मा जी के कमरे में जाकर उनके पास बैठकर बातें करने लगे। रेणु ने बताया कि वह उन दोनों युवकों को नहीं जानती थी। अम्मा जी ने मुझे उनके लिए चाय बनाने को कहा। इससे मुझे लगा कि वे लोग घर वालों से परिचित हैं। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। अम्मा जी के कमरे से शोर सुनकर जब मैं वहां पहुंची तो देखा उनके बिस्तर पर खून फैला हुआ था और वो मरी पड़ी थी। वॉश बेसिन के कांच का शीशा टूटा हुआ था। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे भी कांच के टुकड़े से घायल कर दिया गया। शोर मचाने पर हत्या की धमकी भी दी गई। बदमाश अलमारी से जेवर व नकदी लूट कर भाग गए। उनके जाने के बाद उसने शोर मचाया, तब पड़ोसी आए। नौकरानी रेणु शर्मा की यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। महिला की हत्या व लूट की गुत्थी नौकरानी रेणु शर्मा के बयान से उलझती जा रही थी। जिस तरह कमला देवी की हत्या की गई थी उससे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि हत्यारों ने वॉश बेसिन पर लगा शीशा तोड़कर उससे हत्या क्यों की। यदि हत्यारे हत्या व लूट करने ही आए थे तो उनके पास अपना कोई हथियार क्यों नहीं था। कमला देवी ने रेणु से चाय बनाने को कहा तो जरूर वे लोग कमला देवी से परिचित ही होंगे। फिर बदमाश कमला देवी की हत्या और लूट करने के बाद प्रत्यक्षदर्शी गवाह रेणु को जिंदा क्यों छोड़ा गया। रेणु की बातों से पुलिस को उसी पर शक बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस को लगा कि घटना को अंजाम देने में जरूर रेणु ही है और पुलिस ने उसे बुलाया। और ये बात पुलिस ने जब रेणु से कही तो रेणु घबरा गई और अपने को बेगुनाह बताने लगी। कई घंटों की पूछताछ व पुलिस द्वारा आश्वासन देने पर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसके बाद रेणु टूट गई और उसने अंत में पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी पुलिस को दे दी। रेणु ने बताया कि अम्मा जी के दामाद तरुण गोयल, जिसे वो पहले से जानती थी, उसी ने ही घटना को अंजाम दिया है और उसी ने डरा दिया था कि अगर मेरा नाम लोगी तो मैं भी तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। उसके कहने पर ही मैं पुलिस से झूठ बोल रही थी, लेकिन जब पुलिस मुझे आश्वासन दे रही है तो मैं उसके नाम का खुलासा कर रही हूँ।
इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने 2 अप्रैल 2022 को लोहिया नगर स्थित घर से हत्या आरोपी तरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसके बिस्तर के नीचे से लूटे गए 77,000 रुपये, गहने, 4 चूड़ियाँ, अंगूठी और कानों की बालियाँ और नोटों की गड्डियों के साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुए पेचकस को भी बरामद कर लिया। तरुण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि कमला देवी की हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस को वारदात के दूसरे दिन ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिल गई थी। हत्या व लूट के आरोपी तरुण गोयल की गिरफ्तारी के बाद ही 2 अप्रैल को एसएसपी आशीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस सनसनीखेज हत्या व लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया। बदमाश 2 नहीं बल्कि एक ही थे, वह भी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, मरने वाली कमला देवी की बेटी रंजना उर्फ पिंकी का दामाद तरुण गोयल था। दामाद होने के कारण उसका घर में काफ़ी आना जाना था, उसे सभी लोग सम्मान भी देते थे। नौकरानी रेणु शर्मा भी उसे पहले से ही जानती थी। हत्या व लूट की वारदात को तरुण गोयल ने अकेले ही अंजाम दिया था। तरुण मूल रूप से मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बंगला नंबर 195 का निवासी था। तरुण मेरठ में सैनिटरी का काम करता था। उसका अच्छा कारोबार था, लेकिन ऑनलाइन सट्टा खेलने के कारण उस पर लगभग 50 से 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन के बाद वो मेरठ से भागकर फिरोजाबाद आ गया था, जहां फिरोजाबाद अपनी ससुराल में ही रहने लगा था और घर जमाई बन गया था और ससुराल वाले उसे काफ़ी आर्थिक रूप से सहायता भी दे रहे थे। तरुण को पता था कि उसके और नानी सास के परिजन शुक्रवार को एक फिल्म देखने जाने वाले हैं और नानी घर पर अकेली ही होगी। उसकी नज़र नानी के रुपए आभूषणों पर थी। उसे पता था कि लोकेश का कोयले का बड़ा कारोबार है। उसने पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र रचा और 1 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे आर्यनगर उनके घर पर पहुंच गया। डोरबेल बजाने पर रेणु ने दरवाज़ा खोल दिया। घर पर नौकरानी रेणु को देखकर उसे अपनी योजना पर पानी फिरते हुए लगा, लेकिन लालच में पागल होकर वो अपने आप को रोक नहीं सका। वह रेणु को पहले से ही जानता था और रेणु भी तरुण को पहले से ही जानती थी कि तरुण इस घर का दामाद है। तरुण ने घटना को अंजाम दिया। रेणु द्वारा उसे टोकने पर उसे भी घायल कर दिया गया। गर्भवती रेणु ने जब उसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई तो उसे भी धमकी दी कि घर में 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। ये बात इस घर के लोगों को बताए और उसका नाम भूलकर भी अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कमला देवी का हुआ है। एसएचओ संजीव कुमार दुबे ने विवेचना कर आरोपी तरुण गोयल के खिलाफ कोर्ट में 394-302 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल कर दिया। लगभग 1 साल तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष के 7 गवाहों को पेश किया गया। चश्मदीद गवाह रेणु, जो स्वयं भी पीड़ित थी, उसने कोर्ट में अहम गवाही दी। फैसले से आरोपी तरुण गोयल को फांसी की सजा के बाद जेल में भेज दिया गया। हत्यारे की फांसी को सजा दिलाने के लिए कमला देवी के परिवार वालों ने काफ़ी संघर्ष किया। फिलहाल तरुण गोयल जिला जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। तरुण द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के बाद उसके किसी भी परिजन ने अब तक उससे न तो मिलने जेल में गए हैं, न ही इस मुकदमे की कोई पैरवी भी किया है। फिलहाल अपने किए की सज़ा वो जेल में ही काट रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।